आज का जो हमारा टॉपिक है MIS के अंदर वो है टैक्टिकल मैनेजमेंट। ठीक है, इससे पहले का जो हमारा टॉपिक कवर हुआ था MIS के अंदर वो था इंट्रोडक्शन ऑफ DSS, जो हमने कल कवर किया था। उसके अंदर ही था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डायग्राम के बाद, और फिर टैक्टिकल मैनेजमेंट। ठीक है, जो हमने कल छोड़ दिया था। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बाद में टैक्टिकल मैनेजमेंट है जो हम आप कवर करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस प्रोफेशनल्स in self-directed teams as well as business unit managers develop short and medium range plans. Schedules and budgets and specify the policies, procedures and business objectives for their subunits of the company। तो इसका मतलब क्या है कि जो टैक्टिकल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, तो जो बिजनेस प्रोफेशनल्स होते हैं इसके अंदर वो क्या करते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड टीम्स होती हैं। ठीक है, मतलब उनको बस एक बार उनका टारगेट बता दिया जाता है और फिर वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए खुद से ही वो टीम एफर्ट करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनके लिए जो मैनेजर्स होते हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है उनको उस टीम को मैनेज करना। ठीक है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिजनेस यूनिट मैनेजर्स होते हैं, BU मैनेजर्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं शॉर्ट रेंज प्लान्स और मीडियम रेंज प्लान्स। क्योंकि उनकी जो टीम है वो सेल्फ डायरेक्टेड है, उनके लिए इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता है, तो वो बिजनेस प्लान्स को मतलब बनाते हैं। ठीक है, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज बिजनेस प्लान्स बनते हैं, स्केड्यूल्स बनते हैं, फिर बजट्स बनते हैं और स्पेसिफाई करते हैं पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को और जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, ताकि जो उनकी सब यूनिट्स हैं कंपनी के अंदर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाएँ। ठीक है, they also allocate resources and monitor the performance of their organizational subunits, including departments, divisions, process teams, project teams and other work groups। तो ये क्या होते हैं, ये जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, ये एलोकेट भी करते हैं रिसोर्सेज को। ठीक है, कैसे रिसोर्सेज, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, और उनकी मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल सब यूनिट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स, प्रोसेस टीम्स, प्रोजेक्ट टीम्स और जो वर्क ग्रुप्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर पाएँ। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, एक तो रिसोर्स एलोकेशन भी होता है जो BU मैनेजर्स होते हैं, और इसके अलावा ये उनको मॉनिटर करना होता है उनकी परफॉर्मेंस को। ठीक है, ताकि जो वर्क है इनके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद आता है
ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट द मेंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर्स develop short range plans such as weekly products weekly production schedules। ठीक है, तो जो मेंबर्स हैं, जो ऑपरेटिंग मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं शॉर्ट रेंज प्लान्स को और वीकली प्रोडक्शन स्केड्यूल्स को। ठीक है, लाइक हमारा जो भी प्रोडक्शन होना है वीकली बेसिस पर, वो कितना होना है वो कौन डिसाइड करेगा, जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो दे डायरेक्ट द यूज ऑफ resources and the performance of task according to the procedures and within budgets and schedules they establish for the teams and other work group of the organization। तो जो ऑपरेशनल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं यूज़ कर के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उनको। ठीक है, तो रिसोर्सेज को भी यूज़ करने के लिए गाइड करते हैं, और इसके अलावा ये परफॉर्मेंस जो होती है टास्क की, उनके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर्स होता है उसको भी ये देखते हैं कि ये विद इन बजट है या स्केड्यूल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो टीम्स को गाइड करते हैं कि किस टाइप से वो उसको उसके अकॉर्डिंग ला सकते हैं। ठीक है, तो इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का। फिर आता है डिसीजन स्ट्रक्चर। Decision structure. Decision made at the strategic management level tend to be more unstructured। तो जो डिसीजंस लिए जाते हैं जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लेवल पर, तो वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। ठीक है, तो अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस को हमें डिसीजन स्ट्रक्चर जो है उसको कलेक्ट करता है और एक स्ट्रक्चर में फॉर्म करता है। ठीक है, और इसके अलावा जो अनस्ट्रक्चर्ड decisions involve decision situations in which
it is not possible to specify in advance most of the decision procedures to follow। तो जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस होते हैं तो इन्वॉल्व क्या करते हैं वो डिसीजन सिचुएशंस को, जहाँ पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम स्पेसिफाई करवाएं एडवांस में ही जो डिसीजन प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें उसी टाइम पर डिसीजन लेना होता है। जैसे कि एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल, व्हाट प्रोडक्ट्स what product line should we develop over the next 5 years। तो यहाँ पर क्या है, जो भी हमें प्रोडक्ट लाइन तो ये क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट लाइन हमें डेवलप करनी चाहिए जो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए वर्क करेगी, ठीक है। तो ओवर 5 इयर्स वो वर्क करेगी। सेकंड है, what business should we be in 10 years from now। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम किस बिजनेस में रहेंगे आने वाले 10 इयर्स में, ठीक है। मे बी अभी हम कोई FMCG प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद में हम कॉस्मेटिक्स में जा सकते हैं या फिर कोई और क्लॉथ लाइन आ सकती है। तो इस टाइप से हमें डिसाइड करना होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जो डिसीजन स्ट्रक्चर होता है उसके लिए, ठीक है। तो इनको ये डिसाइड करना होता है कि क्या हमें आने वाले टाइम में उसको अचीव करना है, ठीक है। इसके बाद जो आएगा डिसीजन, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तो जो अभी हम नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू।